नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में जानकारी देने के लिए आपके अपने ओम एकेपी केमिस्ट्री पॉइंट में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है, इट इज़ द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी विच लीड्स टू लाइफ। इसका मतलब ये दोस्तों, जो भी चीज़ जो अपनी लाइफ को लीड करती है, प्रोसेस करती है, उसको बायोमोलिक्यूल्स की श्रेणी में रखते हैं। एक्चुअल में इसके लिए वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट। शुरुआत में जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी गई दोस्तों, वो क्या थी? वो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर्स जो मीठे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बट आगे जा कर के जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो एक फॉर्मूला बताया गया कार्बोहाइड्रेट के लिए कि CxH2O ठीक है। देखिए, जैसे C6H12O6 अपने पास में है ग्लूकोज। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 6 है। ऑक्सीजन भी कितने होंगे भैया? ऑक्सीजन भी उसी अनुपात में होंगे और हाइड्रोजन भी क्या होंगे? उसी अनुपात में। बट ये फार्मूला हर जगह काम नहीं है। इसलिए ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन जो आगे जा कर के फेल हो गई। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अपने पास है एसिटिक एसिड। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 है। H2O कितने हैं? वो भी 2 है। अगर CxH2O फार्मूले में फिट करे तो ये CxH2O फार्मूले में तो फिट हो रहा है, बट फिर भी एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब ये जो CxH2O वाला फार्मूला था, इसको फॉलो करने के बावजूद भी एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड एक प्रकार का एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसलिए आगे जा करके इसकी डेफिनेशन ये बताई गई, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone or the compound which produce such units on hydrolysis। फिर से समझ लीजिए, देखिए, द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड as optically active polyhydroxyaldehyde। कैसा एल्डिहाइड होगा? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन्स होगा, और ये जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे इनकी तो क्या देगा? यूनिट्स देगा। उसकी किसकी यूनिट्स देगा? शुगर्स की यूनिट्स देगा। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर टेस्ट इन स्वीट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। ठीक है, जिनका नाम आप सुक्रोज, ग्लूकोज के रूप में बड़ी भांति अच्छी तरह से जानते हो। देखिए, सेक्राइड में सेक्रोन जो होता है, इसका मीन्स ही होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? सेकेराइड्स। क्या नाम है? सेकेराइड्स। इसका मतलब क्या होता है? मीठा होना। अगर आप मिल्क की बात की जाए तो मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज होता है। ये एक प्रकार का क्या है? डाइसेकेराइड्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है? टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड है। तो सबसे पहले टाइप्स कौन सा? मोनोसेक्राइड्स, फिर है ओलिगोसेक्राइड्स, और फिर है पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ये तीनों जो यूनिट्स है उसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स यूजुअली क्या होते हैं? यदि हम किसी कार्बोहाइड्रेट का फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएं तो उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ना हो, a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called as monosaccharide। ठीक है। About 20 monosaccharides are known to occur in nature। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, पेंटोज शुगर है जो कि राइबोज, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मोनोसेक्राइड्स। ध्यान रखिएगा, आल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। कैसे शुगर्स होते हैं मोनोसेक्राइड? रिड्यूसिंग। कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है अपने पास ओलिगोसेक्राइड्स की बात। तो ओलिगोसेक्राइड्स में क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो 2 से लेकर 10 तक ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, अपने पास में देते हैं। कौन? ओलिगोसेक्राइड्स। द कार्बोहाइड्रेट दैट yield 2 to 10
मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा अपने पास लैक्टोज है, एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा है फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर, क्या कहते हैं इसको, इनवर्ट शुगर, सॉरी इनवर्ट शुगर, ठीक है। या फिर अपने पास लैक्टोज है, लैक्टोज को क्या कहते हैं हम, मिल्क शुगर। जो मदर्स फीमेल्स वगैरह के मेमल्स में फीमेल्स होती है उनके जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास फ्रक्टोज है, ठीक है। ग्लाइकोजन वगैरह क्या है, पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं। कई बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया था पॉलीसेक्राइड्स में, सर पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोजन वगैरह आते हैं। ग्लाइकोजन मोनो ओलिगोसेक्राइड नहीं है, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो माल्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज तो क्या है, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स किस में होती है, माल्टोज में होती है। ग्लूकोज पर्टिकुलर क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। माल्टोज पर्टिकुलर क्या है, माल्टोज पर्टिकुलर ओलिगोसेक्राइड्स। माल्टोज क्या है, ओलिगोसेक्राइड। फ्रक्टोज क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स, या इवन हम डाइसेक्राइड्स भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आपके पास ग्लाइकोजन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास है स्टार्च है, इसके अलावा सेलुलोज है, गम्स है, ये सब पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं। इनमें क्या होता है, टेस्ट नहीं होता है। आप लकड़ी देखते हो, लकड़ी में सेलुलोज होता है, आप सब जानते हो, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। फिर भी वो शुगर्स है। कौन सी शुगर है, पॉलीसेक्राइड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट में भी आल्सो अस आइदर रिड्यूसिंग आइदर नॉन रिड्यूसिंग। मैंने आपको बताया था आल मोनोसेक्राइड्स आर कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं साहब, all those carbohydrates which reduce failing solution and tolerance reagent are referred to as reducing sugar। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो फेलिंग सॉल्यूशन से और टॉलरेंट रीजन से क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। और ऐसे मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। क्यों, क्योंकि वो फेलिंग सॉल्यूशन को टॉलरेंस रीजन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या इससे रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अगर नॉन रिड्यूसिंग की बात की जाए, नॉन रिड्यूसिंग वो होगा जो इसके अपोजिट होगा, यानी जो टॉलरेंस रिजेंट और अपने पास जो फेलिंग सॉल्यूशन है और टॉलरेंस रिजेंट है उससे रिड्यूस ना हो। अगर रिड्यूस नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बात करते हैं नेक्स्ट। अपने पास जितने भी सेक्राइड्स देखो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, ट्राइओस शुगर, इसमें कार्बन नंबर कितने होते हैं, 3। इसका एल्डिहाइड होगा तो होगा एल्डोट्राइओस और कीटोन होगा तो कीटोट्राइओस। कार्बन नंबर 4 होंगे तो टेट्रोज, एल्डोटेट्रोज एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए कीटोटेट्रोज। 5 नंबर के लिए पेंटोज। देखिए ध्यान से देखिए, ओज लग रहा है, OSE सबसे लास्ट में। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। 3 कार्बन के लिए ट्राइओज, 4 कार्बन के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज। और एल्डिहाइड में क्या है, एल्डोट्राइओज। अगर इन्हीं नामों के आगे एल्डोट्राइओज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज और एल्डोहेप्टोज लगा दिए तो वो एल्डिहाइड के लिए कंसेप्ट में आ जाएगा। अगर कीटोन में कंसेप्ट में होगा तो क्या होगा, कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, कीटोहेप्टोज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ग्लूकोज की जो अपने पास सुक्रोज होता है, सुक्रोज को हम केन शुगर्स भी कहते हैं। केन शुगर का मतलब आप सब जानते हो, जिनसे अपना गन्ना वगैरह होता है, शुगर कैन, इसलिए शुगर कैन के कारण इसको केन शुगर भी कहते हैं सुक्रोज को। अगर हम किसी सुक्रोज को बॉईल करते हैं विथ डाइल्यूट HCl H2SO4 या अल्कोहलिक सॉल्यूशन तो हमको क्या मिलता है, इक्वल अमाउंट में 2 पार्ट्स मिलते हैं। एक तो मिलता है ग्लूकोज का, किसका, एक पार्ट तो मिलता है मुझे किसका, ग्लूकोज का। किसका मिलता है सर,
ग्लूकोज का, दूसरा पार्ट किसका मिलता है, फ्रक्टोज का। तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज दो पार्ट्स मिलते हैं, जिससे मान लीजिए अपने पास ये सुक्रोज है C12H22O11। अगर मैं इसका H+ यानी HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, दो पार्ट्स देता है, एक तो देता है ग्लूकोज और एक देता है फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जरा ध्यान से देखिए, तो ये तो होता है +D यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये होता है माइनस यानी लीवियो रोटेटरी। तो ये चेंज इन रोटेशन, ये रोटेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए इस शुगर को क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनवर्ट शुगर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने पास स्टार्च है C6H10O5N, माफ़ कीजिएगा C6H10O5N। ठीक है, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूँ वाटर, माफ़ कीजिएगा किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, और उसको बॉईल करता हूँ 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। कौन कन्वर्ट होता है, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब देखने वाली बात क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है, स्टार्च सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है। क्या है, पॉलीसेक्राइड। अब ये पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, जिसमें स्टार्च आ रहा है, सेल्यूलोज आ रहा है, ये ग्लूकोज तो बनाते हैं, लेकिन दो टाइप के ग्लूकोज देते हैं, अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। अगर स्टार्च होगा तो क्या बनाएगा, अल्फा ग्लूकोज, और सेल्यूलोज होगा तो क्या देगा, चेन कौन सी चेन देगा, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज इज आल्सो नाउन डेक्सट्रोज। आपने देखा होगा ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं डॉक्टर्स वगैरह, जब कमजोरी आ जाती है, इवन लूज मोशन हो जाते हैं, तो ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं। उस ड्रिप में क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, एक तो होता है कच्चा, एक पका हुआ। ठीक है, तो जो कच्चा होता है उसको कहते हैं डेक्सट्रोज, और जो पक जाता है उसको कहते हैं शुगर। ठीक है, ग्लूकोज। तो एल्डोहेक्सोज जो होता है उसको हम डेक्सट्रोज कहते हैं। ये मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर होता है। किसका, किसका, मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स का। कौन, ग्लूकोज, जिसे हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है जैसे मान लीजिए स्टार्च है, स्टार्च से हमको कौन सा ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा। सेलुलोज से कौन सा मिलेगा, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनका मोलिकुलर फार्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अपने पास ग्लूकोज है CHOCHOH का होल 4 CH2H। अगर इसको HI की प्रेजेंस में गर्म किया जाए, रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में गर्म करने पर क्या बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो 6 कार्बन आइटम्स है वो लिंक्ड किस में है, स्ट्रेट चेन के रूप में लिंक्ड है। किस फॉर्म में लिंक्ड है, स्ट्रेट चेन के रूप में लिंक्ड है। ठीक है, इससे ये मतलब निकलता है। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज रिएक्ट करता है अपने पास में किससे, NH2O से। तो देखिए यहाँ CNOH बना रहा है, ऑक्सीजन कंपाउंड बना रहा है। क्या बना रहा है, ऑक्सीम, माफ़ कीजिएगा सॉरी, ऑक्सीम कंपाउंड बना रहा है। कौन सा कंपाउंड बना रहा है, ऑक्सीम कंपाउंड बना रहा है। यही CHO जो है HCN के साथ रिएक्शन करता है, तो CHOH CN बना रहा है। इसका मतलब क्या दोस्तों, एक कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल प्रेजेंट है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप आप जानते हो NH2O के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ऑक्सीम बनाता है। और यही कार्बोनिल ग्रुप जो होता है HCN के साथ क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ये साइनोहाइड्रिन का बनना और ऑक्सीम का बनना, ये क्या शो कर रहा है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है दोस्तों, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास ग्लूकोज ही है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करे तो क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये 6 कार्बन चेन वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, माइल्ड ऑन रिएक्शन विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं काम में, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास ग्लूकोज है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए यहाँ ये 4 जो कार्बन हैं CHOHO का होल 4,
तो ये OH वाले जितने भी ग्रुप है किससे ट्रांसफर हो रहे हैं, OCO-CH3 से, यानी एसीटेट आयन से। किससे, एसीटेट आयन से। और नीचे वाला OH है वो भी एसीटेट आयन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 OH ग्रुप क्या हैं इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज अपने पास श्रेणी है, उस ग्लूकोज में एक स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन के साथ में क्या होता है, उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो क्या बनाता है, एससीएन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। और NH2OH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सीन बनाता है। और यहीं यहीं जो है CHOH का, CHOH का होल 4 और CH2OH नीचे जो आ रहा है, इसमें OH कितने समूह हैं, 5 है। ये 5 के 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, सर ये बनाते हैं पेंटा एसीटेट आयन। क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है, ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट क्या होता है एक्चुअल में सर, सर ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है ये शो करता है कि आपके पास में कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। किस में, ग्लूकोज में। अगर देखिए मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को काम में लेता हूँ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में, तो मुझे क्या मिलता है सर, मुझे मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। ब्रोमीन वाटर कैसा होता है सर, ब्रोमीन वाटर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन पर क्या बनाता है, ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज करने पर ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन यहीं मैं ऑक्सीडेशन करूँ किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। तो यहीं ग्लूकोज क्या बनाएगा, सैक्रिक एसिड। क्या बनाएगा, सैक्रिक एसिड। देखो यहाँ CHO ग्रुप किस में ट्रांसफर हो गया, COOH में। और ये नीचे वाला CH2OH है, ये भी किस में ट्रांसफर हो गया, COOH में। जबकि ऊपर जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो सिर्फ ऊपर वाला जो ग्रुप है वो ही COOH में कन्वर्ट हो रहा था, यानी एल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है वही COOH में कन्वर्ट हो रहा था, नीचे वाले को कुछ भी टच भी नहीं किया गया था। क्यों, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। जबकि कंसनट्रेट HNO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड बनाता है। सैक्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या है सर, सैक्रिक एसिड का दूसरा नाम ग्लूकारिक एसिड है। नेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ पे ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई हुई है इस तरह से, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स है, इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एक तो बनाई हुई है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के पास में ग्लूकोनिक एसिड की, और एक बनाई हुई है सैक्रिक एसिड की। जो ग्लूकोज करेक्टली होता है वो कैसा होता है, D+ ग्लूकोज। क्यों होता है सर D+ ग्लूकोज, ये नीचे वाला जो कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन, वो OH किस साइड में है सर, D साइड में, यानी दाई साइड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए D फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, D फॉर्म कहा जाता है। अगर लिवियो रोटेटरी होता, L फॉर्म में होता, नेगेटिव होता, तो उसको L कन्फिग्रेशन कहा जाता। ठीक, D और L दो तरह के लेटर को काम में लिया जाता है। ठीक है। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है सर, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरेल्डिहाइड। कौन सा है सर, ग्लिसरेल्डिहाइड। कितने कार्बन होते हैं सर इसमें, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाला कार्बोनिल ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे हुआ, अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले। कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन दी गई थी बाद वाली, वो क्या दी गई थी, द कार्बोनिल ग्रुप विच हैव पॉलीहाइड्रोक्सी मिनिमम 3 कार्बन। ठीक है, मिनिमम 3 कार्बन वाला कार्बोनिल ग्रुप हो अटैच्ड में, तथा उसमें क्या हो, OH ग्रुप हो, दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ 2 OH ग्रुप है, इसका मतलब ये परिभाषा को, डेफिनेशन को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या है ये ग्लिसरेल्डिहाइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ OH किसी साइड में है सर, दाई साइड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटरी। यहाँ OH किसी साइड में, बाई साइड में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लिवियो रोटेटरी। तो ये ग्लिसरेल्डिहाइड पर्टिकुलर कैसा है, D फॉर्म में है, और ये ग्लिसरेल्डिहाइड पर्टिकुलर कैसा है, L फॉर्म में है। नेक्स्ट चलते हैं सर। देखिए हमेशा जब बात होती है
साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात की जाए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर आखिर में ग्लूकोज में होता कैसे है, क्यों माने हम उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ रिएक्शंस के थ्रू हम समझा सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है इसमें ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। देखो शिफ्ट टेस्ट ग्लूकोज कभी भी नहीं देता है। इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaSO3। ठीक है, इसी तरह से पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है, इंडिकेटिंग क्या करता है, एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, किसमें, पेंटा एसीटेट में। ठीक, नेक्स्ट, ग्लूकोज इज फाउंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म विच इज अल्फा एंड बीटा। कैसा है वो, अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 419 केल्विन, और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कितना है, 423 केल्विन। 419 423 का मतलब इसमें मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस। और इसके यदि हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो ये भी डिफरेंट है, 303 केल्विन और 371 केल्विन। देखो 303 केल्विन और 371 केल्विन, इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि देखिए यहाँ जो कार्बोनिल जो अपने पास ग्रुप था, ग्लूकोज जो था उसमें कैसी चेन है सर, ओपन चेन। कैसी स्ट्रक्चर है सर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जैसा ऊपर बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर कैसी है, ओपन है, ये जॉइंट में नहीं है। देखो जॉइंट कौन सी होती है सर, जॉइंट ये वाली होती है। जॉइंट कौन सी होती है, ये वाली। देखिए ये जो चेन है इसमें 5th नंबर कार्बन 1st नंबर कार्बन से अटैच्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ में, जबकि यहाँ ये कार्बन बिल्कुल फ्री है। तो ये कैसी चेन है, ओपन चेन है। ये कैसी चेन है, क्लोज चेन है। यहाँ देखिए इससे का भी ऐसा ही है। यदि ये राइट साइड होता तो क्या कहते हैं अपन इसको, राइट साइड वाले पार्ट को क्या कहते हैं अपन, राइट साइड वाले पार्ट के लिए हम कहते हैं डी वर्ड यूज। तो 5th नंबर कार्बन में OH समूह कहाँ था, देखिए राइट साइड में, तो कैसा है, डी है। ये दोनों फॉर्म है इसी फॉर्म से बने हुए, बट ये अल्फा क्यों हो गया, अल्फा सर इसलिए हो गया क्योंकि OH ग्रुप इसमें राइट साइड में था। ठीक है, और बीटा क्यों हो गया, 1st नंबर कार्बन की बात कर रहा हूँ, फाइनल वाले कार्बन के लिए। फाइनल वाला कार्बन तो किसके लिए होता है, डी फॉर्म को देखने के लिए होता है। फाइनल वाले कार्बन पर OH ग्रुप दोनों में राइट साइड में है, इसलिए वो कैसे है, डी है। बट अल्फा कैसे हो गया, नंबर 1 कार्बन कैसे है, राइट साइड में, और नंबर 1 कार्बन इसमें कैसा है, लेफ्ट साइड में। ये बीटा फॉर्म हो गया, ये अल्फा फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पायरनोज स्ट्रक्चर दी गई और एनोमर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, ये अल्फा और बीटा फॉर्म जो होते हैं ये आपस में क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। एनोमर्स क्यों कहलाते हैं भाई, एनोमर्स सर इसलिए कहलाते हैं, द 2 साइक्लिक हेमी एसिटेल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। फिर से बोल रहा हूँ, द 2 साइक्लिक हेमी एसिटेल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज differ only in the configuration of hydroxyl group which attached on carbon first। किस कार्बन की बात कर रहा हूँ, which on at carbon first। ठीक है, the cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group at carbon number first is called anomeric carbon, is called anomeric कार्बन। और अदर देन किसी कार्बन नंबर 1 की जगह दूसरे कार्बन पर यदि OH ग्रुप डिफरेंट साइड में जुड़ा होता है तो क्या कहते हैं उसको, एपीमर। तो 2 टर्म्स आती है, एपीमर उसमें क्या होता है, अदर देन कार्बन नंबर 1 के अलावा कोई कार्बन है उसमें, जैसे 2 नंबर पे OH है वो राइट साइड में, और 3 नंबर वाले कार्बन पे OH है वो लेफ्ट साइड में, या फिर 4 नंबर वाले कार्बन में लेफ्ट साइड में। तो एक पर्टिकुलर हो जाता है अपने पास ग्लूकोज, एक पर्टिकुलर हो जाता है अपने पास मेनोज। तो इस तरह से देखते हैं, एक पर्टिकुलर हो जाता है अपने पास ग्लैक्टोज, एक पर्टिकुलर हो जाता है ग्लूकोज। तो कार्बन नंबर 2 से होगा तो वो होगा ग्लूकोज मेनोज, और कार्बन नंबर 4 से होगा तो वो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ये सब बातें एपीमर में आती है। जबकि एनोमर में क्या है सर, एनोमर में ये है कि द 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज differ only in the configuration of the hydroxyl group at carbon number first is called the anomeric carbon। जैसा ऊपर आपने देखा
देखिए, तो कार्बन नंबर फर्स्ट जो है इसमें OH ग्रुप इस साइड में और कार्बन नंबर फर्स्ट पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में। तो ये पर्टिकुलर तो हो गया राइट साइड वाला अल्फा और लेफ्ट साइड वाला हो गया बीटा। तो ये डिफर किस में है, कार्बन नंबर 1 में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एनोमर। क्या कहेंगे इसको, एनोमर। है तो ग्लूकोज ही दोनों, है तो दोनों ग्लूकोज ही। देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज। फॉर्म भी दोनों का डी है, बट कैसा है, ग्लूकोज अल्फा फॉर्म है और बीटा फॉर्म है, क्योंकि वो अटैच जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उस पर OH समूह किस साइड में, राइट साइड में, एक में लेफ्ट साइड में सॉरी। अब पायरेनोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए पायरेनोज स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्लूकोज एटम जो होता है उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर आती है। तो कैसी रिंग आती है, 6 मेंबर रिंग। अब 6 मेंबर रिंग में जब ये ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा होता है, जैसा कि इस रिंग में दिखाया गया है इस तरह से, तो उसको कहते हैं पायरेन। क्या कहते हैं उसको, पायरेन। तो इसमें भी नंबरिंग जो है पायरेन टाइप है, बट इसमें OH ग्रुप होने के कारण इसको क्या कहता है, पायरेनोज। क्या कहते हैं, पायरेनोज। तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये पर्टिकुलर पायरेनोज है। जैसे ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है, फ्रक्टोपायरेनोज, फ्यूरेनोज। फ्रक्टो क्या हो जाएगा, फ्यूरेनोज। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्यूरेनोज लगाते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, पायरेनोज लगाते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। फ्रक्टोज में भी वही सिस्टम होता है, उसी तरह से ग्रुप्स होते हैं, बट यहाँ क्या होता है, पर्टिकुलर CO ग्रुप होता है और उसमें क्या था, ग्लूकोज में CHO ग्रुप था। इसके भी वही फॉर्म होते हैं, बस ये मैंने आपको बताया था। इसका फ्रक्टोज का जो होता है पर्टिकुलर 5 मेंबर रिंग का, उसको कहते हैं हम पर्टिकुलर फ्यूरेनोज। क्या कहते हैं उसको, फ्यूरेनोज। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देख लीजिए आप यहाँ पे। ये कार्बन नंबर फर्स्ट से CH2OH जुड़ा हुआ है, OH समूह नीचे की साइड में, फिर OH समूह लेफ्ट इसके ट्रांस साइड में, फिर OH समूह ट्रांस साइड में और CH2OH समूह ट्रांस साइड में। सारे OH समूह आपस में ट्रांस साइड में सिवाय इस वाले कार्बन को छोड़ के। यहाँ देखिए ये दोनों OH ग्रुप एक साइड में है। देखिए यहाँ से देखिए ये कार्बन कार्बन है, सेकंड थर्ड नंबर कार्बन, यहाँ OH ऊपर की ओर है, यहाँ भी OH ऊपर की ओर है, जबकि बाकी सब में OH ट्रांस साइड में। तो ये अल्फा फॉर्म हो गया, और जहाँ अपने पास एक साइड में आ रहे हैं वो बीटा फॉर्म हो गए। ठीक है दोस्तों, डाइसेक्राइड्स की बात करें, डाइसेक्राइड में अपने पास 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए होता क्या, सुक्रोज पर्टिकुलर जो है उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनाता है, एक तो ग्लूकोज बनाता है, एक बनाता है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों, उसमें इसमें रोटेशंस होता है। रोटेशंस होने से क्या होता है, एक का रोटेशन तो पॉजिटिव आ रहा है, एक का रोटेशन नेगेटिव आ रहा है। फ्रक्टोज का पर्टिकुलर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन के कारण सुक्रोज जो है पर्टिकुलर क्या है, इनवर्ट शुगर। कैसा है, इनवर्ट शुगर। तो ये ग्लूकोज यहाँ पे बनाया हुआ है। इस ग्लूकोज में देखिए यहाँ से ये नंबर, कार्बन नंबर फर्स्ट ग्लूकोज का और कार्बन नंबर सेकंड फ्रक्टोज का आपस में जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के द्वारा। इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है पर्टिकुलर, ये फ्रक्टोज आपस में जुड़े हुए हैं। सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज बनाता है और लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज बनाता है। तो यहाँ पे लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज होता है, उसमें रोटेशन कितना होता है, -92.4 डिग्री, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का रोटेशन कितना होता है, +52.5 ग्लूकोज का। तो इसका तो कितना है, +52.5 ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज का कितना है, -92.4। तो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, किसमें, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन साइन, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, वही बात हो रही है। माल्टोज की बात करते हैं। तो माल्टोज क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक तो होता है आपके पास ग्लूकोज
और मैंने बताया था एपीमर वाली पोजीशन बताई थी आपको, अगर कार्बन नंबर फर्स्ट की जगह कोई दूसरा कार्बन आपके चेंज हो जाता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्या कहलाता है, दूसरा या चौथा कार्बन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, एपीमर्स कहते हैं। तो दो एपीमर्स के एग्जांपल जैसे ग्लूकोज अपने पास है और कौन सा है, ग्लैक्टोज है, ठीक। तो इसमें चेंज किस में होता है, कार्बन नंबर 4 में, इसमें क्या होता है कार्बन नंबर 2 में। तो 2 4 में हो जाए, ठीक है, कार्बन नंबर माफ़ कीजिएगा सॉरी, इसमें ग्लैक्टोज में तो कितना होता है, 4 नंबर कार्बन भी होता है। तो 4 नंबर कार्बन में से ये जो दोनों आपस में ग्लूकोज और अपने पास ग्लूकोज की श्रेणियाँ जो होती है आपस में क्या होती है, लिंक हो जाती है। लिंक होने से वो किस फॉर्म को बनाता है, माल्टोज को बनाता है। कौन सा फॉर्म लिंक होता है, अल्फा फॉर्म। ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म जो होता है आपस में लिंक होकर के क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। अगर पर्टिकुलर लैक्टोज की बात की जाए, यहाँ लैक्टोज वाले में देखिए, लैक्टोज वाले में अगर C1 कार्बन पर बनेगा ग्लैक्टोज और C4 कार्बन पर ग्लूकोज, मतलब ये होगा अपने पास एपीमर पोजीशन आ जाएगी ग्लूकोज की और ग्लैक्टोज की। जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो ग्लैक्टोज किस में आता है, लैक्टोज में। इट इज़ कॉमनली नाउन एज मिल्क शुगर, ये मेन बात है, सिंस द डाइसेक्राइड इज फाउंड इन मिल्क। देखो ओलिगोसेक्राइड जितने भी होते हैं वो डाइसेक्राइड्स में, all disaccharides are called oligosaccharides, but all oligosaccharides is not called disaccharides, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पर्टिकुलर बीटा फॉर्म जो किसका है, ग्लैक्टोज का, और बीटा फॉर्म किसका है, ग्लूकोज का। बीटा बीटा का यूनिट्स जो हैं यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जुड़ करके लैक्टोज बनाती है। और ऊपर वाले में कौन सा था भाई, ऊपर वाले में माल्टोज में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था, और यहाँ भी अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा अल्फा सीरीज बनाती है किसमें, माल्टोज में। पॉलीसेकेराइड वाला चैप्टर जो है आपके, वैसे तो पॉलीसेकेराइड वाली यूनिट्स जो है आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसमें काट दी गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ जाने के लिए आगे की ओर चलते हैं। स्टार्च, स्टार्च को आप अच्छी तरह से जानते हैं सॉरी। स्टार्च क्या होता है, मेनली स्टोरेज किस में होता है, प्लांट्स में। स्टार्च किस में मेन स्टोरेज होता है, प्लांट्स में। जस्ट लाइक ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की बात करें या ग्लाइकोजन सेल्यूलोज की बात करें, तो ग्लाइकोजन तो क्या होता है, एनिमल्स के अंदर होता है स्टोर, और आपके पास सेल्यूलोज जो होता है किस में होता है, सेल्यूलोज आपके प्लांट्स में स्टोरेज होता है। अब इसके भी फॉर्म होते हैं स्टार्च के अंदर। स्टार्च में 2 फॉर्म आते हैं अपने पास में, एक तो आता है एमाइलोज, एक आता है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, और इनकी नंबर्स होती है तो नंबर्स होती है इसमें अनब्रांच चेन की 200 से 1000 तक, ठीक है। किसकी, एमाइलोज की, किसकी, एमाइलोज की। C1 to C4 ग्लाइकोसिड लिंकेज होता है। और एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है आपस में, वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, और कंस्टिट्यूट अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। तो 80 से 85% पार्ट कौन बनाता है, एमाइलोपेक्टिन, और 15 से 20% पार्ट कौन बनाता है, एमाइलोज। और C1 C4 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज के द्वारा। तो ये होता है अपने पास स्टार्च। देखिए अल्फा लिंक बताए हुए हैं, एक ग्लाइकोसाइड लिंकेज बताए हुए हैं आपस में, C1 और C4 कार्बन, C1 और C4 कार्बन, ठीक है। ये यहाँ अल्फा फॉर्म्स है सारे ग्लूकोज के। तो ये 2 सीरीज बनाता है, एक तो एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। देखिए ये पर्टिकुलर क्या है, एमाइलोज श्रेणी है, और इसमें जो ब्रांच वाली है वो एमाइलोपेक्टिन आ रही। तो एमाइलोपेक्टिन वाली श्रेणी में क्या हो रहा है सर, एमाइलोपेक्टिन वाली श्रेणी में ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 का OH क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसको कहते हैं ब्रांच, ठीक है। ये एमाइलोपेक्टिन में मेन चीज़ है, जबकि एमाइलोज में ऐसा नहीं था, ठीक है, एमाइलोज में ऐसा नहीं था। सेलुलोज की बात करें पर्टिकुलर, सेलुलोज क्या होता है सर,
सेलुलोज प्लांट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आप सब जानते हो, प्लांट्स में पाया जाता है। तो प्लांट्स का मेन जो अब लकड़ी वगैरह आप जो बोलते हो वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड्स है। तो इसमें क्या होता है? बीटा फॉर्म्स होती है। कौन सी फॉर्म होती है? बीटा फॉर्म्स होती है। बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स होती है, एन यूनिट्स तक जुड़ के क्या बनाती है? पॉलीसेकेराइड्स बनाती है सेलुलोज। इसके अलावा ग्लाइकोजन, आप अच्छी तरह से जानते हो एनिमल्स की बॉडी में जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक बायोमोलिकुल्स वाला चैप्टर समझ में आ रहा है। आगे की यूनिट जो हैं हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।